नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, क्योंकि बदले के काउंटडाउन को लेकर, बदला लेने के काउंटडाउन को लेकर आज खबरें बड़ी हैं और बदले का वक्त फाइनल हो चुका है। ये बड़ी खबर है जहां एशिया से यूरोप बारूदी प्रकोप को लेकर एक जानकारी होगी आपके सामने। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें भी जान लीजिए, क्योंकि पहली खबर है अब तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमले के लिए 1000 मिसाइल बताए जा रहे हैं तैयार। हमला अब कहां कहां पर हो रहा है, हमलों को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और हमले के लिए 1000 मिसाइल की तैयारी को लेकर खबर है क्या। डिटेल जानकारियां आपसे थोड़ी देर में आपके सामने, और साथ ही 31 अक्टूबर को ईरान पर लेकर हमले को लेकर भी बड़ी खबर आई है। और हुती को जिस तरीके से रूस का अब साथ मिल रहा है, किस तरीके से यहां हालात और ज्यादा इग्नाइट हो सकते हैं। साथ ही साउथ कोरिया में अमेरिकी बेस में लगी आग की भी तस्वीर अब आपके सामने। इस पर चर्चा के लिए बता दूं, इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर चुके हैं हमें ज्वाइन। साथ ही पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर, पूर्व राजदूत, भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। स्वागत है आप तीनों का सर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रही हूं, क्योंकि तुर्की की एयरफोर्स के बड़े एक्शन को लेकर भी अब खबर है, जहां सीरिया में हमले से पहले एलिफेंट वॉक और F-16 फाइटर जेट के साथ ये दिखाई गई है ताकत। और सीरिया में तुर्की की जबरदस्त शेलिंग को लेकर भी खबर है, जहां सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स पर आर्टिलरी अटैक और बॉर्डर से सटे इलाकों पर गोलीबारी की ये तस्वीर देखिए। और खबर सीरिया में ही तुर्की समर्थित गुट पर हमले को लेकर भी है, जहां अंसर अल ताविद के ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया है और जाविया में रूसी सेना की यह एयर स्ट्राइक है। बड़ी खबरें, जहां देखिए किस तरीके से तुर्की की एयरफोर्स के बड़े एक्शन को लेकर खबर आई है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स पर अटैक हुआ है और सीरिया में तुर्की समर्थित गुट पर हमले को लेकर जिस तरीके से दावे किए गए हैं, उसी के तहत बड़ा सवाल सिन्हा सर कि आखिर इस फ्रंट पर किस तरीके से, क्या यह मान लिया जाए कि इजरायल का एक और फ्रंट पर अब जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है? टैक्स है वो बेसिकली खास करके जब सुरभि, मेरे से सवाल है क्या आपका? सिन्हा सर, आपसे सवाल है। जी जी, जय हिंद सुरभि। देखिए, जो अभी आप वेस्ट एशिया में देख रही हैं, खास करके जो अभी नया एंट्री है, नया एंट्री तो नहीं कही है, जिस तरह से टर्की भी खास करके सीरिया और इराक में जो कुर्दिस्तान का है, बेसिकली जो नॉर्थ इराक पड़ता है, जो कुर्दिस्तान और नॉर्दर्न सीरिया में पे उनके काफी सारे अटैक आ रहे हैं। ये खुद जो लड़ाके हैं वो तुर्की के अगेंस्ट में, और उन्होंने वहां पर बम्बार्डमेंट की थी, उसके रिट्रीब्यूशंस कर रहे हैं वो। इसके अलावा आप सीरिया में और देखिए जो इजराइल कर रहा है, और मेरे ख्याल से अब तो शायद कुछ ऐसा खबर आ रही है कि बीटी बॉम्बर्स भी यूज होंगे अमेरिकन, जो कि सीरिया से कुछ सप्लाईज रुक नहीं रही है लेबनान में। कुछ वहां से एक्टिवेशंस हैं, तो वहां पर भी स्ट्राइक्स हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है, खास करके जब तक इजराइल रिट्रीब्यूट नहीं करता है, जैसा उसने वादा किया है कि वो 100% ईरान में करेगा, तो उसके पहले की ये जद्दोजहद है। राइट सर। सर, जल्द आपके पास लौटती हूँ। एक और बड़ी खबर है, जहां दक्षिण लेबनान में इजराइल के लगातार हो रहे हमलों को लेकर खबर आई है और भारी धमाकों से दहले हिजबुल्लाह के ठिकाने। तस्वीर भी आपके सामने, रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी से मची दहशत की।
इजरायली हमलों से दहले दक्षिणी बैरूत से भी खबर है, जहां बहुमंजिला इमारत पर टारगेटेड हमले को अंजाम दिया गया और बमबारी में पूरी तरह तबाह हो चुकी रिहायशी इमारतों की ही ये तस्वीर आपके सामने है। क्योंकि देखिए, बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के होने की आशंका के तहत ही इस हमले को अंजाम दिया गया। अब यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी खबर है। ज़ेपोरिज़िया में नश्र हुआ M2 एयर डिफेंस हाइमार्स MLRS अटैक में रूस को भारी नुकसान और करीब $1000 मिलियन है बुक M2 की। इन बड़ी खबरों में देखिए वो तस्वीर जहां किस तरीके से टारगेटेड हमलों को अंजाम दिया गया है और रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। एक बार फिर से रिहायशी इलाकों को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी तक ये दावे किए जा रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जहां से हमलों को अंजाम दिया गया है। भीषण बमबारी के बाद मची दहशत की ये वो तस्वीर है। लेकिन यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी एयर डिफेंस को लेकर भी खबर आपने देखी। अब ज़ेपोरिज़िया में जारी भीषण जंग को लेकर भी खबर है, क्योंकि आमने सामने है रूस और यूक्रेन के सैनिक और यूक्रेनी ट्रेंच से रूसी असॉल्ट पर ग्रुप पर हुए हमले की ये तस्वीर देखिए। हालांकि इस हमले के बाद रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। ये यूक्रेनी ट्रेंच से रूसी असॉल्ट ग्रुप पर हमला किस तरीके से अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर है, जिससे साफ है कि ज़ेपोरिज़िया में एक बार फिर से आमने सामने हैं रूस और यूक्रेन के सैनिक। अब रूसी के A-29 हेलीकॉप्टर का विध्वंसक एक्शन, जहां यूक्रेनी मरीन ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और क्रीमिया में ड्रोन बोट से यूक्रेनी घुसपैठ को किया गया नाकाम। देखिए, आपको बता दें रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर हमले की ये कोशिश के A-29 हेलीकॉप्टर अटैक से ड्रोन भागने पर मजबूर हुआ। ऑगस्टिन सर, विनोद सर, सवाल आपसे, क्योंकि आमने सामने की इस जंग के बीच रूस यूक्रेन के सैनिकों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उसका एक और सबूत, लेकिन यहां ज़ेपोरिज़िया को देखते हुए फिलहाल खबरें बड़ी सामने आ रही हैं। विनोद सर, मेरे लिए है? बिल्कुल विनोद सर, सवाल आपसे है। इस फ्रंट पर ज़ेपोरिज़िया में एक बार फिर से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसी की ये 3 तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए सुरभि जी, यूक्रेन कुछ भी कह लीजिए आप, इतने समय तक अगर रशिया के नाक में दम किए हुए हैं उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि यही नहीं और भी विजुअल्स अभी मैं ट्विटर में भी देख रहा था। रशिया को ये यूक्रेन का जो ज़ेपोरिज़िया हो या सुमी हो, इस इलाके में जो भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्या ये किस हद तक वाजिब है और किस हद तक एक रशियन आर्मी जनरल्स का फेलियर है, ये सब बहुत ही एक रिसर्च का विषय रहेगा जब ये वॉर थमेगा। क्योंकि आप देखिए इनकी एडवांस जो है आज कीव तक हो जाना चाहिए था। कीव में एक, मैंने अभी मैं आपके शो में आने से पहले देख रहा था, कीव में एक मल्टीपल स्वॉर्म ड्रोन के सहारे इन्होंने बहुत बड़ा एक अटैक भी किया, बट उसके बावजूद मिलिट्री प्रोग्रेस और मिलिट्री एडवांटेज इनको इस रीजन में एक यो की तरह कभी मिल रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी मिल रहा है, कभी पीछे जा रहा है। ये एक और चीज दर्शाता है सुरभि जी कि इनका जो लॉजिस्टिक्स पावर है, कोई भी वॉर हो वो उतना ही तक चल पाता है जितना उस लॉजिस्टिकली पॉसिबल होता है। और हमने ये अनुमान लगाया था शुरू में जब यूक्रेन की लॉजिस्टिक क्षमता जो है कहां तक है और कब तक कमेगा, लेकिन आप देख लीजिए 2 साल ऑलमोस्ट एंड उसकी लॉजिस्टिक पावर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब इनका जो पाइपलाइन है, रक्त नली जारी करते हुए भी बता दिया जाता है कि आखिर किस तरीके से सैनिकों को पीछे खदेड़ने में ये कामयाब रहते हैं। लेकिन आगे सवाल उस वॉर फ्रंट से भी जहां इजरायल में हिजबुल्लाह के हमले के अलर्ट को लेकर खबर दिखाने से पहले ये 8 ब्रेकिंग आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को सीरिया के साथ इस फ्रंट पर अंजाम दिया गया, उसको लेकर किया सवाल और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। वहीं रूस और यूक्रेन फ्रंट से भी अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब
हिजबुल्लाह के हमले के अलर्ट को लेकर खबर है और पूरे नॉर्थ इजराइल में रॉकेट हमले का ये अलर्ट है। हाइफा में रॉकेट हमले के सायरन बज रहे हैं। गलीली में हिजबुल्लाह के हमलों की आशंका को लेकर खबर बड़ी है। गोलान हाइट्स और साफेद में भी सायरन, साथ ही वादी और कारमिल में भी रॉकेट अटैक की आशंका। तो जिस तरीके से हमलों को लेकर लगातार स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है, प्लान्स को लेकर दावे किए जा रहे हैं, उसमें अब ये खबर सामने आई है कि किस तरीके से टारगेट किया जाएगा। और ये इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले के वो टारगेट है जहां पूरे नॉर्थ इजराइल में रॉकेट हमलों का अलर्ट जारी किया जा चुका है। हाइफा में रॉकेट हमलों के सायरन बज रहे हैं और गलीली में हिजबुल्लाह के हमले की भी आशंका है। हालांकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आपको बता दें नॉर्थ इजराइल में एयर रेड अलर्ट को लेकर अभी फिलहाल खबर सामने आई है, जहां ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइफा, गलीली, गोलान हाइट्स, साफिद, वादी, कारमिल। क्या ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव है? इसको लेकर एक्सपर्ट से करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह के बड़े हमले का अलर्ट भी जान लीजिए, क्योंकि इजराइल के 6 से ज्यादा शहरों पर एक साथ हमले की आशंका है और हाइफा और गलीली में हिजबुल्लाह के हमलों का अलर्ट लगातार सामने आ रहा है। साथ ही गोलान हाइट्स, साफिद, वादी, कारमिल में भी रॉकेट अटैक की आशंका है। इंपॉर्टेंट यह है कि साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह रॉकेट और ड्रोन भी दाग सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, नेतन्याहू के शहर पर फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और ये कैसारिया में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक है। कैसारिया में ही हमले के एयर रेड अलर्ट सायरन गूंजे हैं। आईडीएफ तो दावा ये कर रही है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हवा में ही तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये एक और लोकेशन, कैसारिया, वो जगह जहां पर देखिए किस तरीके से नेतन्याहू के शहर पर ही सीधे हमलों को अंजाम देने में हिजबुल्लाह कामयाब रहा है। और ये हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को लेकर खबर है, जहां कैसारिया में ही लगातार एयर रेड अलर्ट सायरन भी गूंज रहे हैं। हालांकि आईडीएफ दावा तो यही कर रहा है कि वो हमलों को नाकाम करने कोशिश में तो है, लेकिन नेतन्याहू के शहर कैसारिया को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर खबर और ये तस्वीर आपके सामने, जहां 25 अक्टूबर की तारीख हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक की ये तस्वीर। इससे पहले 20 अक्टूबर नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक। ये मुमकिन कैसे हो पाया? इतना हाई प्रोफाइल एरिया होने के बावजूद सीधा नेतन्याहू के घर पर अटैक को अंजाम दिया गया, ये एक बड़ा सवाल था। और उससे पहले 4 अक्टूबर जब हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक भी हुआ। हालांकि इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले अब जानिए कैसे लेबनान में भी इजरायली सेना को भारी नुकसान को लेकर खबर आ रही है और लेबनान में 70 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है। लेबनान में ही 600 से ज्यादा इजरायली सैनिक भी घायल हुए हैं और लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन फेल बताए जा रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह का इजरायली सेना को तबाह करने का ये दावा सामने आ रहा है। इस दावे के तहत लेबनान में किस तरीके से इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि यहां जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, अब ग्राउंड ऑपरेशन में ही इजराइल के 70 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान 600 इजरायली सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। तो एक तरफ जहां 70 सैनिकों की मौत की खबर है, वहीं 600 सैनिकों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। और ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान ही यह खबर है कि इजराइल के 28 मरकबा टैंक को भी तबाह कर दिया गया है। 4 मिलिट्री बुलडोजर, कई आर्मर्ड व्हीकल्स को भी तबाह कर दिया गया है। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशंस में अब तक आईडीएफ को कोई भी बड़ी कामयाबी नहीं मिली है और 1 अक्टूबर को आईडीएफ ने लेबनान में जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत की थी, उसके बाद इन्हीं ग्राउंड ऑपरेशंस का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा था पिनाक सर, ये माना जा रहा था कि स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत ही सीधे लेबनान में अलग अलग फ्रंट से बढ़ते हुए बेरूत तक हमलों को अंजाम देते हुए ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर साबित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब तो हकीकत ये सामने आ रही है कि इन्हीं ग्राउंड ऑपरेशंस में खास तौर पर सैनिकों की मौत की खबर, जहां इजराइल को लेबनान के फ्रंट पर ही बड़ी मात देने का दावा कर रहा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह तो ये दिखा रहा है कि वो लड़ाई करने के अभी भी काबिल हैं। जितना भी आईडीएफ ने उनके ऊपर हमला चलाया, ये वही सिचुएशन है, सिमिलर है थोड़ा बहुत, जहां गाजा में हमास भी लड़ाई कर रहा है, अभी भी जारी है, दिखाने के लिए कि आप हमें खत्म नहीं कर सकते। इजराइल को यही मैसेज है और उधर वो एक्सपैंड कर रहे हैं रॉकेट अटैक्स। देखिए, मैं इजराइल में रह चुका हूं, मेरे जमाने में भी तब रॉकेट अटैक्स हुए थे एंड वो छुटपुट ये चलता रहता था। खैर, ये अभी एक दूसरा माहौल है
और अभी रॉकेट अटैक्स वो एक्सपैंड कर रहे हैं। इसका मतलब है आईडीएफ का जो कैंपेन है लेबनान में वो पूरा सफल नहीं हो रहा है क्योंकि और होना भी मुश्किल है, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में ये सब छुपा के रखते हैं, किसी बिल्डिंग में कहीं छुपा लिया, कहीं से छुपा लिया और फिर इसको मूव कर लिया। ये सब ये मोबाइल रॉकेट्स है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक स्टैटिक सिचुएशन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिजबुल्लाह को तो रॉकेट दिया जा रहा है, उनके पास काफी खजाना है रॉकेट का, तो वो तो मारते रहेंगे कि जब तक इजराइल उन पे मतलब आक्रमण करता रहेगा तो वो भी मारते रहेंगे। तो ये अभी सिचुएशन है, नाइदर साइड इज गोइंग टू विन, दैट इज द पॉइंट। और खास तौर पर आपने जो गाजा का जिक्र किया उसमें भी यही देखने को मिला है कि आखिर किस तरीके से अटैक और काउंटर अटैक्स को अंजाम दिया गया। लेकिन अब रेड सी से इजराइल पर ड्रोन अटैक को लेकर भी एक खबर है, जहां इराकी रेजिस्टेंस का इजराइल पर यह ड्रोन हमला है और हवा में ही तबाह किए गए इराकी ड्रोन को लेकर खबर है। ईलाद के नजदीक ड्रोन का मलबा भी गिरा है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं रेड सी से इजराइल पर उस ड्रोन अटैक की, जहां इजराइल पर यह ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया है सीधे रेड सी से। लेकिन अब हुथी की मदद कर रहा है रूस। ये एक और बड़ी खबर रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है। ये दावा क्या है? रूसी सैटेलाइट की मदद से हुथी हमला कर रहा है और रेड सी में शिप पर हमले में मदद मिल रही है रूस से। रूसी मदद से कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहा है हुथी और वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में रूस पर बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। तो हुथी जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम देते हुए इस पूरे कमर्शियल रूट पर पिछले कई महीनों से शिप्स पर हमलों को अंजाम दे रहा है, उसके तहत आज ये खबर बड़ी सामने आ रही है कि हुथी को लोकेशंस रूस के जरिए मिल रही हैं और कमर्शियल शिप्स को जो टारगेट हुथी कर रहा है उसमें रूस मदद कर रहा है। तो ईरान के जरिए हुथी तक पहुंच रही है रूसी सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन और IRGC के जरिए रूसी सैटेलाइट हुथी की मदद कर रहा है। हालांकि कमर्शियल शिप्स और अमेरिकी वॉरशिप्स की लोकेशंस हुथी तक पहुंचे हैं। रूसी सैटेलाइट से लोकेशन मिलने पर सटीक हमलों को हुथी अंजाम देने में कामयाब हो पा रहा है। रेड सी में ही हुथी ने पश्चिम के शिप्स पर 100 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ाकर यूक्रेन जंग से क्या रूस ध्यान भटकाना चाहता है? हालांकि सिन्हा सर, अब इस फ्रंट पर यह सवाल हम उस दिन से कर रहे हैं जब यह साफ हो गया था कि हुथी पर किसी भी लिहाज से कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो अभी तक इस पूरे कमर्शियल रूट में हमलों को अंजाम देते हुए ही ये साबित कर चुका था कि उसका कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता। हालांकि अब रूस के जरिए अगर उसे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये कितना इस सिचुएशन को और इग्नाइट कर देगा, क्योंकि हकीकत वही जो यहां इंफॉर्मेशन है कि पश्चिम के शिप्स पर 100 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया है हुथी की तरफ से। देखिए सुरभि, हम जो हुती है, जो यमन का एंट्री जो हुआ था पिछले साल 15 नवंबर से शुरू हुआ था। उसके बाद आपने देखा, जैसे आपने बताया कि 100 से भी ज्यादा कमर्शियल शिप के ऊपर उनका अटैक हो चुका है। इसके अलावा 11 रैपर ड्रोन्स जो हैं अमेरिका का, उसको वो तबाह कर दिया है। उसके बाद पहली बार 17 साल जो 2017 के बाद B2 बॉम्बर्स अमेरिका को यूज करना पड़ा और उन्होंने वहां के 5 जो साइट्स थे वो खत्म किया। आज भी खबर है सेकंड टाइम रिट्रीब्यूट किया है, B2 बॉम्बर्स फिर से आए हैं, जो कि उनके एंटीशिप मिसाइल्स 4। आप जो सवाल की है कि उनको जो लोकेशंस मिलते हैं शिपों की, वो कहीं उसको रशिया से और ईरान के थ्रू उनको मिलते हैं, 100% मिलते हैं। ये तो पहले दिनों से मिलते हैं। पहले तो खबर ये भी आ रही थी कि चाइना से भी उनको कुछ सैटेलाइट इमेजरी और इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। तो हुती एक रिएक्टिव फोर्सेस हुआ करती थी, मगर आज के दिन में जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान और पोटेंट फोर्स है वो दिखाया है आपको। और देखिए यहीं पर ईरान और सऊदी अरेबिया का 2 दिन पहले एक वॉर ड्रिल भी हुआ है। अब आप बताइए, सऊदी अरेबिया और ईरान के शिप्स रेड सी के ऊपर में, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक सिचुएशन था। पहले ये माना जाता था कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ में है, उसमें वहां के उनके बेसेस हैं, मगर ये कौन सा है, चीजें एब्सोल्युटली डिफरेंट है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियंस में अमेरिकन हैं, फ्रांस है, यूके, उनके शिपें हैं
1/3 ऑफ अमेरिकन नेवल एसेट इस इलाके में, इसको और पर्शियन गल्फ में है। तो हुती आज के दिन में बहुत पोटेंट, क्योंकि उनके पास एंटीशिप मिसाइल्स हैं और ये रुक नहीं रही हैं, क्योंकि ये अरेबियन सी होके जो इंडो पैसिफिक से होते हुए और खास करके ये आ रही हैं अभी भी हुती के पास। राइट सर। दो इजराइल इस फ्रंट पर जिस तरीके से प्रॉक्सीज का मुकाबला कर रहा है उसमें हुती को देखते हुए भी खबरें सामने आई हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है सर कि आगे और किस एक्सटेंट तक जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कतर एयरवेज को लेकर अभी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर एयरवेज ने उड़ानें रद्द कर दी हैं और ईरान, इराक, लेबनान की फ्लाइट्स को कैंसिल करने को लेकर खबर आ रही है, जहां जॉर्डन से भी कतर एयरवेज की फ्लाइट कैंसिल और अगले आदेश तक कतर एयरवेज की उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। और इजरायली हमलों से फिर दहले बैरूत से भी खबर है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। दक्षिणी बैरूत पर इजरायली मिसाइल गिरी है और हिजबुल्लाह का कंट्रोल सेंटर हमले में तबाह करने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, इवैक्यूएशन वार्निंग के बाद इजरायल का ये हमला हुआ। और लेबनान के दाहिया में भी भीषण बमबारी को लेकर खबर आई है, जहां इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का वेपन स्टोरेज तबाह कर दिया गया। इजरायली हमले में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तबाह किया गया है और रिहायशी इमारत में हिजबुल्लाह का ये वेपन स्टोर था। हालांकि हमले में आम लोगों को कम नुकसान पहुंचा है, आईडीएफ इसको लेकर दावा कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से इस फ्रंट पर आ रही इन खबरों से ये साफ है कि लगातार अभी भी उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां से वो ऑपरेट करते थे। हालांकि चाहे वो हिजबुल्लाह का वेपन स्टोर हो या रिहायशी इलाके जहां पर शरण ले रखी है, और दक्षिण बैरूत में फिलहाल हमलों को अंजाम दिया गया है। वहीं देखिए किस तरीके से इन हालात के बीच में अगले आदेश तक कतर एयरवेज की सभी उड़ानों को कैंसिल करने का भी फैसला लिया गया है। और अब इजरायल से डायरेक्ट वॉर की तैयारी में ईरान है। ईरान की 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें हमले के लिए तैयार है। इजरायल के हर इलाके पर ईरानी हमले के प्लान को लेकर खबर है और खमेनेई ने ईरानी सेना को तैयारी के आदेश भी दे दिए हैं। अब ईरानी सूत्रों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा आखिर है क्या, उसी लिहाज से एक्सपर्ट्स के साथ भी करूंगी सवाल, क्योंकि युद्ध के लिए ईरान की तैयारियों को लेकर यह खबर सामने आई है, जहां इजरायल से ऑल आउट वॉर के लिए कॉम्बैट रेडी ईरान। इजरायल पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ईरान कर सकता है। हालांकि खमेनेई ने ईरानी सेना को मल्टीपल मिलिट्री प्लान बनाने के ये आदेश दिए हैं और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर हमला करेंगे। रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दुनिया भर के शिप पर हमले के प्लान के तहत ही, विनोद सर अगला सवाल आपसे होगा, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ तो ईरान विनाशकारी बदला लेगा, ये तक दावा किया जा रहा है। विनोद सर। देखिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे मैं पहले भी कह चुका हूं, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला का क्या मतलब है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी अपने आप में अलग अलग एक हिस्सों में बटा हुआ है। आप एक उसका जो लॉन्च फैसिलिटी देख लीजिए, उसका वॉरहेड फैसिलिटी देख लीजिए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देख लीजिए, या फिर उनका जो हेवी वाटर प्लांट है, या फिर इनके जो न्यूक्लियर माइनिंग साइट्स हैं। तो ये किसी में भी अगर अटैक करें तो वो न्यूक्लियर साइट पे अटैक माना जाएगा। लेकिन हर साइट की अपनी एक तीव्रता होती है, अपना एक किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, वो तीव्रता उस अटैक साइट पे निर्भर करेगा। और मेरा ये मानना है कि एक टोकन अटैक किसी एक न्यूक्लियर साइट में, सिवाय इनके जो वॉरहेड है, वॉरहेड मेटिंग साइट है, उस पे होना ही है, क्योंकि इजराइल को अपने आप को कमजोर वो नहीं दिखा सकता है। तो एक आध अटैक होगा जरूर। और जैसे आपने कवर किया, अभी अलग अलग वॉर प्लान इसलिए बनाते हैं क्योंकि ईरान ये जानता है कि उनका कोई ना कोई वॉर प्लान लीक हो जाएगा। तो खमेनेई डिसाइड करेंगे कि इस 10 या 5 या 6 वॉर प्लान में कौन सा वॉर प्लान आज इस्तेमाल किया जाएगा। आपने बात की है, तो वॉर प्लान लीक होने को लेकर भी फिलहाल पिछले कई दिनों से खबरें हैं, इसीलिए अब तारीख की बात कर देती हूँ। और यहाँ पर ईरान पर इजरायल के हमले की तारीख तय बताई जा रही है और दीपावली के दिन ईरान में बारूदी विध्वंस का ये प्लान है। 31 अक्टूबर को 1 अक्टूबर का बदला ले सकता है इजरायल। अशरफ अल अवसत की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। इराक में ईरानी प्रॉक्सी पर भी हमले का यह प्लान बताया जा रहा है।
तो दीपावली पर ईरान में विनाशक धमाका। एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अब खबर यह सामने आई है कि 31 अक्टूबर को ईरान पर इजराइल कर सकता है बारूदी विनाश। हालांकि 1 अक्टूबर का बदला इजराइल 31 अक्टूबर को ले सकता है। लंदन के न्यूज़पेपर अशरफ अल अफसद की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से इसको लेकर किया गया है दावा, जहां इराक में ईरानी प्रॉक्सी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसका मतलब क्या है चक्रवर्ती सर? पिनाक सर, सवाल आपसे इस लिहाज से करूंगी क्योंकि तेहरान ने बगदाद को एहतियात कदम उठाने की भी चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। उससे पहले एक और खबर है, ईरान हमले पर यह विस्फोटक खुलासा है जहां हमले का प्लान लीक होने से ही विध्वंस चला है और पेंटागन से इजरायली हमले का प्लान लीक। ब्रिटेन के टाइम्स अखबार की रिपोर्ट में इसको लेकर दावे क्या किए गए हैं बताऊंगी आपको। उससे पहले प्लान लीक होने से मजबूरन हमले को टालना पड़ा, यह दावा किया जा रहा है। अब खुलासा यह हुआ है कि ईरान पर इजरायली हमले में विलंब पर सनसनीखेज दावा इस आधार पर किया जा रहा है कि अमेरिका से इजरायली हमले का प्लान लीक हुआ है और उसी के बाद यह अटैक चला है। पेंटागन से अटैक प्लान लीक होने के बाद मजबूरन हमला टालना पड़ा और इजरायली हमले को लेकर ब्रिटेन के टाइम्स अखबार की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है ईरान पर अब नए सिरे से वॉर प्लान बनाना होगा और लीक प्लान में हमले के पैटर्न से ईरान को डिफेंस में मदद मिलेगी। साथ ही टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पहली बार सामने भी आए हैं। एफबीआई इजरायली हमलों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के लीक होने की लगातार जांच भी कर रही है। ओवर टू यू पिनाक साहब। दो चीजें हैं यहाँ। एक तो वॉर प्लान लीक करना डेलिबरेट भी हो सकता है। ओके। इससे अमेरिका प्रेशर डाल सकता है इजराइल पे कि देखिए हमें पता है हम आप क्या करना चाहते हैं, पर आप हमारी बात सुनिए, न्यूक्लियर साइट्स, ऑयल इंस्टॉलेशन, इस पे मत अटैक करिए, क्योंकि उसमें उनपे आपस में उनको एग्रीमेंट नहीं है कि कहाँ अटैक करना है या नहीं करना। अमेरिका इजराइल को रोक नहीं पाएगा वो इजराइल अगर अटैक करना चाहे। और दूसरा ये है कि एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है कि इसको लीक कर दो तो ईरानियन समझेंगे कि अच्छा ये प्लान है, तो उसकी तैयारी में लग जाएंगे, पर प्लान बीच में चेंज हो जाए या फिर प्लान बिहाइंड द शैडोज वो चेंज हो जाए। तो इसलिए ये दो तीन कॉम्प्लेक्स तरफ मैनूवरिंग चल रहा है, इंटेलिजेंस मैनूवरिंग बिफोर इजराइल अटैक्स। अब इजराइल अच्छा कोई पहले तो कहता नहीं है कि मैं इस तारीख को अटैक करूंगा, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम 31 को अटैक करेंगे। ये भी एक सॉर्ट ऑफ फॉल्स फ्लैग टाइप का है, ईरान को मतलब गुमराह करने की जो बात है। उधर ईरान भी कोशिश कर रहा है, उनके 3-4 प्लान है फलाना, ये सब अभी पॉस्चरिंग चल रहा है। पर ये जो अटैक जो होना है, इजराइल तो कहता है हम करेंगे अटैक, चाहे कुछ भी हो जाए हम कहाँ करेंगे, न्यूक्लियर साइट का क्या डेफिनेशन वो रखेंगे। अब न्यूक्लियर साइट कई तरह के होते हैं। एक तो जहाँ रिएक्टर होता है शायद उस पे ना करे, क्योंकि उस पे जो फॉल आउट होता है रेडियो एक्टिव वगैरह वो काफी मतलब खराब होता है, इसलिए वो ना करे। पर कई और साइट्स हैं जहाँ पार्ट्स बनते हैं न्यूक्लियर के, मिसाइल के या कुछ ऐसे हैं, वहाँ हो सकता है। सेंट्रीफ्यूजेस जहाँ है, जहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, उन्होंने पहले भी साइबर अटैक करके ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस जहाँ पे हैं, वहाँ नातान्स में है शायद, वहाँ पे उन्होंने उसको नाकाम कर दिया था। और वो साइबर अटैक इस बार क्या साइबर अटैक की जगह साइबर अटैक भी होगा। मैंने तो लगता है मैंने सुना है साइबर अटैक ऑलरेडी शुरू हो गया है, उसको पता नहीं चलता ना, वो डिक्लेयर नहीं करते तो पता नहीं चलता। तो पर बमबारी जो है, जो विजिबल होता है, जो एयरक्राफ्ट से होता है या मिसाइल से होता है, वो भी होगा। हालांकि उसी पोस्टरिंग के तहत कुछ दिन पहले ये बयान भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर होंगे तो मिलिट्री बेस। लेकिन इस बीच एक और खबर है, हिजबुल्लाह के रादवान फोर्स पर भीषण हमले को लेकर यह खबर आ रही है, जहां रादवान फोर्स के अंडरग्राउंड ठिकानों पर आईडीएफ की ये रेड की तस्वीर है। अंडरग्राउंड बेस से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं, AK-47 राइफल, गोला बारूद, रॉकेट जब्त किए जाने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें आईडीएफ की ये 646 ब्रिगेड ने तबाह किया है, 4 अंडरग्राउंड बेस को तबाह करने का दावा किया गया। और हिजबुल्लाह के एक और कमांडर की मौत को लेकर भी खबर आई है। आईडीएफ हमले में मारा गया रादवान फोर्स कमांडर और एतरान में आईडीएफ हमले में ढेर हुआ कमांडर। अंडरग्राउंड बेस पर हमले के दौरान आईडीएफ को यह कामयाबी मिली है।
वहीं दक्षिण लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी की भी तस्वीर सामने आई है। हस्बाया में एक होटल को टारगेट किया गया। इजरायली हमले में 3 पत्रकारों की भी मौत का दावा। अल मयादीन स्काई न्यूज के पत्रकारों की मौत। इजरायली हमले में तबाह हुई होटल की ये इमारत। 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और रादवान फोर्स के कमांडर की मौत का दावा किया जा रहा है, क्योंकि यहां भी जिस तरीके से गाजा में टनल नेटवर्क को तबाह करते हुए हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, वहीं अब ये वो तस्वीरें हैं जहां हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क तक उस पूरे नेक्सस को तबाह करने के लिए ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और अब आईडीएफ ने हमले में रादवान फोर्स के कमांडर को मौत के घाट उतार दिया है। हिजबुल्लाह का हथियारों का भंडार जब्त। एक और खबर है, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के वेपन जब्त किए हैं। रॉकेट लॉन्चर्स, असॉल्ट राइफल की खेप को जब्त किया गया है। एंटी टैंक मिसाइल, ग्रेनेड रॉकेट पर कब्जे का भी दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के 350 वेपन डिपो को टारगेट किया गया है आईडीएफ की तरफ से, ये कहा गया। तो आईडीएफ जिस तरीके से अभी तक एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा था, उसमें यह साफ था कि वो उन वेपन स्टोर्स को टारगेट कर रहा था, उन वेपन डिपो को तबाह कर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत हमलों का दायरा बढ़ता गया है, उस टनल नेटवर्क तक पहुंचने में आईडीएफ कामयाब होने का दावा कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह के वेपन डिपो भी उसके निशाने पर आए, जिसके बाद ये तस्वीरें जारी कर दावा किया गया कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के इन हथियारों के भंडार को भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें, पिछले महीने हिजबुल्लाह के 3200 ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी की तरफ से इसको लेकर दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के 6000 से ज्यादा हथियारों पर कब्जे की बात कही जा रही है। इजरायल की ये रिपोर्ट आखिर है क्या, जिसमें 3200 विस्फोट को लेकर दावा किया जा रहा है, और ये हिजबुल्लाह के 3200 ठिकाने हैं जहां पर इजरायली हमलों का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के 350 वेपन डिपो पर पिछले महीने आईडीएफ का हमला हुआ और हिजबुल्लाह के 3200 विस्फोटक डिवाइस पर आईडीएफ के कब्जे को लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह के 2500 एंटी टैंक मिसाइल और आरपीजी पर आईडीएफ के कब्जे को लेकर भी दावा, और हिजबुल्लाह के नुकसान पर आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का ये दावा, ये महज एक पोस्टरिंग तो नहीं हो सकती विनोद सर? क्या ये हिजबुल्लाह को उसी के गढ़ में कमजोर साबित करने की कोशिश है? क्योंकि हिजबुल्लाह के हमलों में 29 नागरिक और 50 सैनिक भी मारे गए, और हिजबुल्लाह के 2000 और उसके दूसरे समूह के 100 लड़ाकों की मौत को लेकर भी खबर है। विनोद सर, देखिए सुरभि जी, हिजबुल्लाह ने भी एक, आपने देखा होगा, एक लिस्ट जारी किया जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि कितना ज्यादा आईडीएफ का नुकसान हुआ है। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो चलता रहेगा, लेकिन आपके इमेजेस से मैं एक चीज देख पा रहा हूँ। कुछ वेपन्स जो हैं, जो कैप्चर वेपन दिखाया गया है, उसमें कुछ वेपन वेस्टर्न ओरिजिन के भी दिख रहे हैं। ये एक ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर ये सच है ये इमेज, क्योंकि कभी कभी ये सच भी नहीं हो सकता है। अगर वेस्टर्न ओरिजिन वेपन्स हिजबुल्लाह के पास है, इसका मतलब कोई ना कोई यूरोपियन वेपन मिडिल मैन इनके बीच है। वो हो सकता है हमास या मोसाद या इजरायली आर्मी उस आदमी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जाए, या और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ये वो ओरिजिन को पता करे जहां से ये वेस्टर्न वेपन को किसी तरह साइफन करके हिजबुल्लाह को बेचा जा रहा है। लेकिन ये इस पे भी खैर हम पुष्टि भी नहीं कर सकते ये कि कितना सच है कितना झूठ है इमेज, क्योंकि हमको तो जो मिला हम दिखा रहे हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, लेकिन इस बीच सवाल यही था कि क्या अब जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि उसके हथियार डिपो से हथियारों को जब्त कर लिया गया है, क्या इस लिहाज से भी हिजबुल्लाह को कमजोर करने की कामयाबी हासिल कर पाया है इजरायल? इसको लेकर भी एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले एक और खबर है, साउथ कोरिया में अब अमेरिकी बेस में आग से हड़कंप मच चुका है और बुसान सैन्य बेस में भीषण आग से मची हाहाकार की पहले ये तस्वीर देखिए। भीषण आग से खाक हुआ वेपन वेयर हाउस। आपको बता दें, इसी वेयर हाउस में अमेरिका से आए हथियार रखे गए थे और साउथ कोरिया की न्यूज एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है बड़ा दावा। ये दावा आखिर है क्या और जिस तरीके से यहां टारगेट किया गया है, इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले देखिए अमेरिकी सैन्य बेस में आग से मचे हड़कंप की ये तस्वीर, जहां नॉर्थ कोरिया से बढ़ते तनाव के बीच वेयर हाउस में आग लगने की खबर आई है और साउथ कोरिया में बुसान के अमेरिकी सैन्य बेस में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। सिन्हा सर, आपसे सवाल करूंगी इसी तस्वीर के साथ, क्योंकि आग से खाक हुआ
बुसान पोर्ट से लगा वेपन वेयर हाउस, और वेयर हाउस में अमेरिका से आए भारी हथियार रखे जाते थे। क्या इसकी भी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है कि इसे टारगेट किया गया? भीषण आग के पीछे नॉर्थ कोरिया से साजिश की आशंका जताई जा रही है। ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल के लिए इसी सप्लाई डिपो से वेपन जाते थे, ये दावे किए जा रहे हैं सिन्हा सर। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है। जो बुसान नेवल बेस है वो USSK यूनाइटेड नेशन फोर्सेस ऑफ कोरिया, जिसमें 24,000 सैनिक हैं तकरीबन। इनके 4 बेसेस हैं, उसमें सबसे बड़ा बेस बुसान नेवल बेस जो है, और वो पार्ट है US का इंडो पैसिफिक कमांड का हिस्सा है। तो वहां पर आप दिखा रही हैं, और वहां शिप्स हैं, बेसिकली शिप्स हैं, उनके नेवल बेस है, और उस पर फायर है। तो एक बहुत बड़ा है, सैबोटाज हो सकता है। सी ऑफ जापान में है ये, टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड जब हम बात करते हैं, क्योंकि जो कोरियन पेनिनसुला के दोनों 38 पैरेलल जो लाइन है उसके, जब हम साउथ की बात करते हैं तो दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में इंचन लैंडिंग यहाँ हुआ था, उसमें भी 2 जो द्वीप्स हैं वहां पर नॉर्थ कोरिया ने अपने 8 आर्टी ब्रिगेड को तो डिप्लॉय किया है, 2 को उसने अपने साइड में। आर्टी ब्रिगेड बहुत बड़ी फोर्सेस हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो तनाव है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, क्या नॉर्थ कोरिया एक फ्रंटलाइन स्टेट बनेगा? जो आप देख रही हैं, जैसे ईरान फ्रंटलाइन स्टेट ही है। यदि आप देखिए, जब ये वहां से शिफ्ट हुआ है और ये आया है मेडिटेरियन में, तो ईरान अपने प्रॉक्सी से चीजों को करवा रहा है। क्या नॉर्थ कोरियन कुछ ट्रुप्स भी ऑलरेडी रशिया में बताए जा रहे हैं, 1000 और 10,000 की ऐसी शायद यूक्रेन कहता है कि वहां पर है। तो क्या ये एक नया पड़ेगा? देखिए, इसके अलावा इंडो पैसिफिक में देखिए जो 2 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या तो ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, या ताइवान के ऊपर में चाइना करेगा। तो मेरे अनुसार चाइना अभी ताइवान पर कुछ नहीं करेगा, बिकॉज वो दिखाएगा यदि कुछ हो सकता है, और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन ये कर सकते हैं, फ्रंटलाइन स्टेट बन सकते हैं ऐसे लोग। बट सर, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस अगर इस तरीके की पोस्टरिंग की जाती है। इसीलिए इस इतिहास से आ रही खबर में इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बुसान के सैन्य बेस को यहां पर टारगेट किया गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और वो है ब्रिक्स में शामिल होने की तुर्की की नाकाम कोशिश। खबर यह है कि अब भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री को रोका है। इसकी वजह भी अब जान लीजिए, क्योंकि खबर यह सामने आ रही है, रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है, जहां तुर्की की पाकिस्तान से नजदीकी उसे भारी पड़ी है। हालांकि इसको लेकर मैं करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले जानिए, कजान समिट में एर्दोआन ने आवेदन किया था, और जर्मन अखबार बिल्ड की इस रिपोर्ट में इसको लेकर जो दावे किए गए हैं, ये देखिए इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री को रोका है। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है, और तुर्की की पाकिस्तान से नजदीकी उसे भारी पड़ी है। अक्सर सवाल इस पर आपसे होगा, क्योंकि कजान समिट में एर्दोआन ने आवेदन को सपोर्ट ही नहीं मिला है, और नेटो और ब्रिक्स का एक और 7 मेंबर तुर्की बनना चाहता है। ब्रिक्स मेंबर बनकर पश्चिम देशों पर दबाव बनाना चाहता है तुर्की, और ब्रिक्स में आवेदन से नेटो देश तुर्की से भी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि इन सोर्सेस के लिहाज से किया जा रहा है इस दावे के तहत। सर, समझाइए कि आखिर कैसे उसकी पाकिस्तान से ही नजदीकी उस पर अब भारी पड़ गई है। मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो नहीं है, क्योंकि तुर्की एक नेटो का मेंबर है। आप ये ध्यान रखिए कि तुर्की इज अ नेटो मेंबर, एंड नेटो इज फाइटिंग एंड फ्यूलिंग द वॉर इन यूक्रेन। तो रशिया कैसे मान जाएगा उसको? तुर्की तो एक वेस्टर्न एलाई है, उसके पास F-16 है। अभी आप दिखा रहे थे वो बड़ी बड़ी F-16 के जो उन्होंने छवि निकाली है, वो अटैक कर रहे हैं कुर्दिस्तान को, या फिर कुर्द जहाँ पे हैं सीरिया में, क्योंकि उन्होंने वो जो टेररिस्ट अटैक उसका बदला लेना है। क्योंकि वो जो टेररिस्ट थे, जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं, वो कुर्दी फिर फ्रीडम फाइटर्स। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तो और बड़ा है, क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है। मुझे लगता है इसीलिए तुर्की को कई देश होंगे वहां पे, और सबसे पहले रशिया, जो कभी एग्री नहीं करेगा कि तुर्की को ब्रिक्स मिल जाए। राइट सर, अंडरस्टूड। बट इसी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से दावा तो ये भी कर दिया गया कि ब्रिक्स में आवेदन से ही नेटो देश भी तुर्की से नाराज थे। बहरहाल एक और बड़ी खबर और उस वॉर फ्रंट का जिक्र करती हूं, जहां पर यूक्रेन में रूस के विनाशक हमलों से हड़कंप को लेकर एक बार फिर खबर सामने आ रही है, जहां कीव समेत कई शहरों पर कैमिकाज़ी ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया है, और यूक्रेनी एयर डिफेंस ने पलटवार भी किया। सर्फेस टू एयर मिसाइल से शाहिद ड्रोन को मार गिराया गया। रूस के 15 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा।
अब डोनेट्स्क में रूस के बारूदी प्रहार को लेकर भी खबर है, जहां BM-21 ग्रैड MLRS से भीषण हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी पोजीशंस पर भारी फायरिंग की गई है और एक साथ कई टारगेट्स पर हुई बमबारी की ही ये तस्वीर। इसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा। तो अब यूक्रेन में रूस के हमलों से मचे हड़कंप की वो तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से कीव में कैमिकाज़ी ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। वहीं डोनेट्स्क में भी रूस के बारूदी प्रहार की वो तस्वीर, जहां BM-21 ग्रैड MLRS से भीषण हमला हुआ है। विनोद सर, इस लिहाज से दोबारा आपके पास इसको लेकर सवाल कर रही हूँ, क्योंकि इसी फ्रंट पर पहले सवाल मैंने ज़ेपोरिज़िया के लिहाज से किया था, वहीं डोनेट्स्क, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर पहले ही इन पूरे इलाकों को खंडर में तब्दील कर दिया गया है, तो क्या वजह है कि इस फ्रंट पर अभी तक गवर्न करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ? ये होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो पॉपुलेशन, जो पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी दो खेमों में बटा हुआ है। और ये आगे पीछे, जो मैं योयो की बात कर रहा था, जो आगे पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग आर्थिक वो देखते हैं और कुछ लोग अपनी जो पॉलिटिकल लीनिंग है उस पे ज्यादा जोर देते हैं। ये आज से नहीं, बहुत 2008 से हमने देखने मिल रहा है कि ये इनका जो पॉपुलर सपोर्ट बीइंग अप एंड डाउन, जिसकी वजह से आप इस एरिया में देखते हैं कभी किसी को अपर हैंड मिल रहा है, कभी किसी को अपर हैंड मिल रहा है। ये जब तक ये नहीं स्टेबलाइज होगा सुरभि जी, ये एरिया, ये यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन तक नहीं स्टेबलाइज होगा, ये वॉर का खत्म करना या फिर इसके टेबल पे आके बात करने का जो बेस है वो नहीं सेट होगा। तो इसीलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा इनका जोर है कि किसी तरह इसको स्टेबलाइज करके एक, फौज में कहते हैं फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रूप्स, वो एक बना दिया जाए और वहां पे बात शुरू करा जाए। लेकिन ये क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा? ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाएगा? पिनाक सर, आपका टेक इस पर, एक शॉर्ट रिएक्शन इस पर मैं आपसे चाहूंगी। ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाएगा? अगर विनोद सर इसी लिहाज से ये बता रहे हैं कि गवर्न करने को लेकर कभी कुछ संभव हो भी नहीं पाएगा, क्या कोई डायलॉग भी मुमकिन नहीं है? डायलॉग तो नहीं हो रहा है। जिस डायलॉग और जिस पे भारत हमेशा कहता रहा है कि आप लोग डायलॉग पे आइए, पर देखिए ये तो प्रॉक्सी वॉर है। वहां यूएसए, नेटो लगे हुए हैं हथियार भेजने में, इकोनॉमिक एड दे रहे हैं, और यूक्रेन को बोला हुआ है कि आप लड़ते जाओ, बढ़ते जाओ और लड़ते जाओ। यही हो रहा है ना, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल गेम बन गया है, एक जियोपॉलिटिकल गेम है, प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रूस भी ईरान को हेल्प कर रहा है, उधर नॉर्थ कोरिया रूस के उस मतलब मदद में आ रहा है। तो ये एक जो बन रहा है, ये एक दो ब्लॉक्स बन रहे हैं बेसिकली, और वो बन गए हैं। और उधर तुर्की को इसीलिए मना कर दिया है क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है, उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब जो रशिया, उनको कैसे ट्रस्ट कर। तो इसीलिए ये हो रहा है। उधर हुती को भी वो हेल्प कर रहे हैं किसी तरह से, सैटेलाइट डेटा वगैरह जो दे रहे हैं। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर वो भी चला रहे हैं, और इधर अमेरिका तो चला ही रहा है, ओपनली कहता है प्रॉक्सी वॉर। हम रूस को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम रूस को खत्म करना चाहते हैं, हम पुतिन को मतलब उसका नाक जमीन पर रगड़ना चाहते हैं, ये सब बातें कर रहे हैं ना। तो इस तरह से क्लियर है कि ये चलता रहेगा, क्योंकि अब तो खबर इस बीच ये भी आ गई है, और युद्ध के बीच ये यूक्रेनी फिल्म द लिफ्टिंग फोर्स को लेकर खबर है, जहां यूक्रेन की आर्मी एविएशन पर यह फिल्म बनाई गई है और रूस पर फ्लैश छोड़ते हेलीकॉप्टर का ये सीन। फिल्म में यूक्रेनी सैन्य पायलट्स का हौसला बढ़ाया गया, यूक्रेन के सैन्य अभियानों को भी दिखाया गया है। रूस के साथ को लेकर आज लगातार एक्सपर्ट्स बात भी कर रहे हैं, और जंग में अब ईरान का साथ रूस देगा, ये खबर आ गई। और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ये दावा, रूस ईरान का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। रूस ईरान का सबसे करीबी सहयोगी है, और ईरान पर इजरायली हमले की आशंका को देखते हुए ये खबर भी बड़ी है।
और रूसी मदद के ऐलान के बाद खamenei की इजरायल को वार्निंग। एक और खबर है जहां इजरायल को खamenei की ये बड़ी धमकी मानी जा रही है और लेबनान में हमलों को लेकर ये चेतावनी दी गई है। हिजबुल्लाह को लेबनान का रक्षक बताया। इजरायल के साथ मजबूती से हिजबुल्लाह लड़ रहा है और लेबनान को खत्म करने की कोशिश में इजरायल है। अब अमेरिकी थाड पर ईरान का बड़ा दावा, जहां ईरानी मिसाइल के सामने बेअसर है थाड। खैबर शेखिन 2 के सामने बेअसर थाड को लेकर खबर है, जहां अमेरिका ने इजरायल को थाड सिस्टम दिया है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि ईरानी मिसाइल के आगे ये थाड सिस्टम भी बेअसर है। खैबर शेखिन 2 के सामने बेअसर थाड को लेकर ये खबर आई है। वहीं क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव की तरफ से भी दावा ये किया जा रहा है कि रूस ईरान का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वहीं हिजबुल्लाह किस तरीके से इस युद्ध के हालात में इजरायल के साथ मजबूती से लड़ रहा है, उसको लेकर भी किए गए हैं दावे।